नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम अपने इतिहास के कड़ी में क्लास 7th का लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम देख रहे हैं यहाँ पे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, है ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं और जो भी हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको हम नोट डाउन करते चलेंगे। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। दोस्तों, इस मानचित्र में दिखाया गया है 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन, है ना। और इस मानचित्र में 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र को दिखलाया गया है। तो ये वाला जो आप रेड पोर्शन देख रहे हैं, ये ब्रिटिश अधीन हो गया था, उस क्षेत्र को दर्शाया गया है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम में आपको बंगाल देखने को मिल रहा है और उसी के साथ आपको यहाँ पे उड़ीसा भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्षेत्र 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश के अधीन थे। कह रहा है कि ये मानचित्र दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से लेकर 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न नए राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आपको आइडिया मिल गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलेंगी इसमें। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाइयां लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई, है ना। तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे सिमटने लगा। इसमें और बता रहा है कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। देखिए, इस बॉक्स में भी समझाया गया है भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उनसे आशा की जाती है। हम लोग मुगलों की चुनौतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। अब देखिए, इस बॉक्स में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण के बारे में बतलाया गया है। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था।
इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, है ना। तो नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को भी लूट लिया था। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाला गया, दौलतमंद को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी न थी, वे अब बेघर हो गए। नए शहर शाहजहांबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला, है ना। तो देखा आपने यहाँ पे कि नादिर शाह ने आक्रमण किया और उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली की क्या दुर्दशा हो गई। हम लोग मुगलों के पतन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए और भी बातें दी हुई हैं। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फारूक सियार और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और अन्य दो बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया और दो अन्य बादशाहों आदम शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब दोस्तों हम लोग राजपूत के बारे में पढ़ते हैं। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुटिये राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों में कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश भी की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने राजपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। जयपुर के राजा जय सिंह के बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी हुई है। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन है। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तट तक फैला हुआ था। दोस्तों इस बॉक्स में आपको जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंबर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण है ना। तो इन जगहों को आप याद रखिएगा। आइए अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आजादी हासिल करना, है ना। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे सिख के बारे में। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया।
18वीं शताब्दी के कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं 10 खालसा कहलाती थीं। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरु माता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में संरक्षण प्रदान किया जाता था, है ना। तो राखी क्या था? एक तरह से कर व्यवस्था था जिसके अंतर्गत क्या होता था कि किसानों को उनकी उपज का 20% कर के रूप में देना होता था और बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का चित्र यहाँ पे देख सकते हैं और साथ में यहाँ पे महाराणा रणजीत सिंह के तलवार दिखाए गए हैं। यहाँ गुरु गोविंद सिंह के बारे में दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्तीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदर्शों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि वे विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अब हम मराठा के बारे में पढ़ेंगे और उनके चुनौतियों को देखेंगे और किस तरीके से उन्होंने मुगलों से आजादी पाई इसके बारे में पढ़ेंगे। मराठा राज एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया, है ना। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सनय सनय और काफी सफलतापूर्ण मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही साथ इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। अब देखिए यहाँ पे चौथ के बारे में समझा रहा है कि चौथ क्या होता था, है ना। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% होता था। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। वहीं सरदेश मुखी की बात की जाए तो दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा होता था। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे पूछे जाते हैं सवाल। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे।
मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। यहाँ पे कुछ जानकारी दिया हुआ है। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। इस तरीके से हम लोग ने मराठों के बारे में पढ़ा और उनके संघर्ष को देखा। अब हम जाट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाटों के बारे में बता रहा है कि जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उससे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते वह मुगलों से लड़ा, है ना। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि नादिर शाह ने मराठों और सिखों की मदद से मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, यानी कि मराठों और सिखों ने नादिर शाह के पुत्र की मदद की मुगलों से लड़ने में। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैली का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। यहाँ जाटों के बारे में कुछ और बातें दी हुई कि जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे, उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा। ठीक है दोस्तों।